ससुराल छोड़कर न जा। देख बेटा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुझे पक्का दीप्ति से शादी नहीं करनी? मम्मा, मैं भी आपको 5वीं बार बता रहा हूँ कि हाँ, मुझे दीप्ति से शादी नहीं करनी। दीप्ति तो क्या, मुझे किसी भी शीला, मुन्नी, कमला, विमला किसी से भी शादी नहीं करनी। मैं शादी करूंगा तो अपनी मोहिनी से, बस। पता नहीं क्या काला जादू कर दिया है उस मोहिनी ने तेरे ऊपर। उसके आगे किसी और लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखता। दिखने में भी उतनी खास नहीं है, फिर भी ऐसा क्या दिख गया उसके अंदर जो बावला हुआ जा रहा है उसके लिए? तो मम्मी, आपके हिसाब से सिर्फ जो लड़कियां दिखने में खूबसूरत होती है उन्हीं की शादी होनी चाहिए और बाकियों को कवारा रह जाना चाहिए? और अच्छा दिखने की डेफिनेशन क्या होती है आपके हिसाब से? हर इंसान अपने आप में खूबसूरत ही होता है, बस देखने के नजरिए की बात होती है। शादी मुझे करनी है ना, मुझे पसंद है मोहिनी। मुझे क्या है, अभी तो उसके प्यार से आंखें बंद हो रखी है ना तेरी। कल को जब भी प्यार की पट्टी उतरेगी ना, तब समझ में आएगा कि उस मोहिनी के चक्कर में अप्सरा जैसी सुंदर सुंदर लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया तूने। ये दीप्ति की फोटो तो उठाकर देख ले एक बार, इतनी खूबसूरत है, एक से एक मॉडल फेल है इसके आगे। पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती, लंबाई, हर चीज में एवन है। मम्मा, मैंने बोला ना, नहीं करनी मुझे आपकी दीप्ति से शादी। अगर आपको बहू लाने का शौक है तो मोहिनी के पेरेंट्स से बात चलाओ, वरना भूल जाओ इस बात को, मैं शादी नहीं करूंगा। बेटे की जिद के आगे अभिमन्यु की मां को अंत में झुकना पड़ता है और वो मोहिनी से उसकी शादी के लिए तैयार हो जाती है। मम्मी, अब आप हमारी शादी के लिए रेडी हो गई हो तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो, शादी ना लाइफ में एक ही बार होती है, इसलिए मैंने और मोहिनी ने डिसाइड किया है कि हम अपनी शादी का हर फंक्शन एकदम स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बाद में मन में ये कसक नहीं रहनी चाहिए ना कि हम अपनी शादी में अच्छे से उस मोमेंट को जी नहीं सके। बेटा, शादी तो शादी के तरीके से होगी ना, उसमें अच्छे से अच्छे सेलिब्रेट करने वाली क्या बात होती है? अब जयमाला क्या उसे नाच नाच के पहनाएगा तू? मम्मी, आप ना बस पिछड़े जमाने वाली बातें करती रहती हो। इतनी शादी में जाती हो, देखती नहीं हो आजकल शादियों का ट्रेंड ही चेंज हो गया। अब आपके जमाने की तरह ढोलक पिटते हुए शादी नहीं होती है। आजकल की शादियां दूल्हा और दुल्हन को ध्यान में रखकर होती हैं। हाँ भाई, हम तो बहुत पुराने जमाने के हो गए। बता दो तुम हमारे जमाने के हिसाब से क्या क्या करना है, बाद में हमें दोष मत देना कि हमने तुम्हें तुम्हारी शादी तुम्हारे हिसाब से नहीं करने दी। देखो, शादी के सारे फंक्शन शुरू होने से पहले हम लोग एक प्री मैरिज फोटोशूट के लिए उदयपुर जा रहे हैं। वहां पर हमारा फोटोशूट होगा, उसके बाद आकर शादी की रस्में शुरू करेंगे। बेटा, एक बार शादी हो जाए उसके बाद सारी जिंदगी तुम फोटो खींचते रहना। शादी से पहले ये सारे चौंचले करने का क्या मतलब है? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। अरे भगवान, कर लेने दो बच्चों को उनके मन की। वैसे भी तुम्हारे बोलने से कोई फायदा नहीं है, करना उसे वही है जो उसे पसंद है। क्यों कहकर बच्चों की बुरी बनती हो? अब तो वो समय है कि बच्चों की हाँ में हाँ मिलाओ और सज सवर कर उनके साथ ठुमके लगाओ, तभी एक छत के नीचे गुजारा होगा। अभिमन्यु के पिताजी ने जो कहा वो गलत भी नहीं था। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। जो ताल से ताल मिलाकर नहीं चल सकता उसे समय पीछे छोड़ देता है। 3 दिनों तक उदयपुर में फोटोशूट कराने के बाद अभिमन्यु और मोहिनी वापस अपने शहर लौट आए थे। तब माँ शांति ने बेटे और होने वाली बहू को एक दूसरे के गले में बाहों में बाहें डाले वाले फोटो देखे तो वो सन्न नहीं रह गई थी। सुनते हैं जी, फोटो देखी आपने उनकी? अरे अभी शादी भी नहीं हुई, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इतना चिपक चिपक के फोटो तो शादी के 30 साल भी हम नहीं खिंचवा पाएंगे। सारी मर्यादा लांग रखी है आजकल के बच्चों ने। भाग्यवान, 10 दिन बाद शादी हो जाएगी दोनों की, उसके बाद एक छत के नीचे ही रहेंगे ना दोनों। तो मैं समझाया तो था, जो हो रहा है होने दो, बस आंख और मुंह बंद करके रखो। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारे फंक्शंस अपने हिसाब से सेलिब्रेट करने के बाद आखिरकार अभिमन्यु और मोहिनी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के 10 दिन बाद सुबह के समय, अभिमन्यु, एक अच्छी सी कॉफी पिला दो ना यार, कॉफी पिए बिना मेरी आंख ही नहीं खुलती। कैसी बातें करती हो तुम? सुबह के 8 बज रहे हैं, 1 घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है हम दोनों को, और तुम बेफिक्र होकर बिस्तर पर पड़ी हुई हो। उठो फटाफट, कॉफी बनाओ और नाश्ता भी। अरे ये क्या बात होती है, कॉफी नाश्ता सब मैं ही बनाऊंगी तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता खाऊंगा डार्लिंग। चलो उठो, बातें करने में टाइम वेस्ट मत करो। शादी हनीमून सब खत्म हो गया, हाँ? नॉर्मल लाइफ में वापस आने का समय आ गया। तुम तो अभी से इतने खड़ूस बन के दिखा रहे हो, पता नहीं आगे आगे क्या करोगे। अभिमन्यु तैयार होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया था। वहीं मोहिनी भी बेमन से रसोई में पहुंच जाती है।
अरे बहू, ये नाइटी पहनकर रसोई में आ गई तुम? कम से कम कपड़े तो चेंज कर लेती। तुम्हारे पापा जी भी रहते हैं घर में, अच्छा थोड़ी ना लगता है। सासू माँ का इस तरह से टोक देना मोहिनी को काफी अखर गया था। मैं तो ना करी रूम से बाहर आना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु पहले ही बाथरूम में घुसे हुए हैं, इसलिए मुझे बिना नहाए रूम से बाहर आना पड़ा। और वैसे भी आपके बेटे ने ऑर्डर दिया है, जब तक वो तैयार होकर आए मैं चाय नाश्ता बना दूं, फिर उसके बाद मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। हाँ तो बेटा, इस बात का ख्याल तो तुम्हें खुद से रखना चाहिए ना। थोड़ा समय से उठोगी तो काम समय से खत्म हो पाएगा। दिखावे के लिए मॉडर्न बनने का नाटक कर रहे थे ये लोग, अंदर से तो अभी भी वही गली सड़ी सोच वाले हैं। चाय नाश्ता सब बहू बनाकर रखिए तब ऑफिस जाए। सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की, और बेटा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। टोस्ट और कॉफी बनाने के बाद मोहिनी बाथरूम में जाकर जल्दी जल्दी रेडी होती है और फिर पर्स उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगती है। अरे मोहिनी, नाश्ता तो करती जाओ। सुबह में टाइम लिमिटेड ही होता है ना अभिमन्यु। सुबह 1 घंटे में या तो नाश्ता बना सकती हूँ या खा सकती हूँ। मैंने बना दिया ना, खा लो तुम। कम से कम इतना तो तुम कर ही सकते हो। अभिमन्यु को समझ में आ गया था कि मोहिनी उसे टॉन्ट मार के गई है, लेकिन फिर भी नई नई शादी में वो मोहिनी के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए इस बात को यहीं पर खत्म कर देता है। शाम के समय दोनों ऑफिस से घर लौटते हैं। बेटा, मैंने सब्जी काट के रख दी है, आटा भी लगा दिया है, तो कपड़े चेंज कर ले, उसके बाद जल्दी से सब्जी छौंक कर रोटियां बना लेना। वो क्या है ना, अभिमन्यु को थोड़ा जल्दी ही डिनर करने की आदत है। माँ जी, मैं बहुत थक कर आई हूँ, अभी मैंने घर में ठीक से पैर भी नहीं रखा और आप मुझे काम बताने लगी। इतना कहकर मोहिनी अपने कमरे में चली जाती है। मैं ऑफिस से आती थी तो मम्मी चाय का कप लेकर मेरे सामने हाजिर हो जाती थी। वो समझती थी कि मेरी थकान चाय पिए बिना उतरने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ तो मेरा घर में स्वागत काम की लिस्ट से हो रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कितनी थकी हुई हूं मैं, अभी काम करने की कंडीशन में हूं या नहीं हूं, सबको बस बहू के नाम पर नौकरानी चाहिए। हालांकि मोहिनी को अपने ससुराल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें एक एक करके मोहिनी के दिल में कांटे की तरह धंसती जा रही थी। यार मोहिनी, क्या है ये? अपना क्रेडिट कार्ड का बिल देख रही हो? इतना खर्चा 1 महीने में कौन करता है? अभिमन्यु, मैं खुद कमाती हूँ, अब खर्च करने से पहले मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसे कंट्रोल करना नहीं, समझाना कहते हैं। मैं नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा? तुम मुझसे पूछकर करते हो क्या सारे काम? कब कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, क्या खरीदते हो, कितनी बार मेरी परमिशन लेते हो? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछकर सारे काम करूंगा। तुम बस बातों को खींचकर बहस कर रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ी इज्जत दे दोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हाँ, तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, इज्जत क्या बस पति की होती है? तुम्हें भी इस रिश्ते में मुझे बराबर की इज्जत देनी पड़ेगी, ये बात तुम्हें पता है कि नहीं? मोहिनी की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में कमरे से बाहर निकलकर हॉल में जाकर सो जाता है। अगले दिन बेटा, रात को अभी हॉल में सो रहा था, सब ठीक है ना तुम दोनों के बीच? सब ठीक है माँ जी, आप परेशान मत होइए। बेटा, कुछ तो बात है, तुम भी परेशान लग रही हो। माँ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी औरत की होती है? मर्द के हिस्से कोई काम, कोई जिम्मेदारी आती ही नहीं। मैं भी तो इंसान हूँ, कभी अपने मायके में किसी काम की जिम्मेदारी नहीं ली मैंने। मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ा कि मैं अपनी सैलरी कहाँ खर्च करती हूँ। जब से शादी हुई है बस अभिमन्यु हर बात के लिए मुझ पर प्रेशर बना रहे। सुबह जल्दी उठने का प्रेशर, खाना बनाने का प्रेशर, घर के काम का प्रेशर, और अब अपने पैसे अपनी मर्जी से खर्च ना करने का प्रेशर। बेटा, मैं उसे समझाऊंगी, तू परेशान मत हो। काम के लिए किसी मेड को लगा लेते हैं, तुम्हारी नई शादी हुई है, अब इसे इतना प्रेशर मत लो। सास शांति ने घर पर खाना बनाने के लिए मेड लगा ली थी, लेकिन अभिमन्यु को उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए वो अक्सर चिढ़ा चिढ़ा सा रहने लगा था। क्या बात है बेटा, क्यों ऐसे परेशान दिखाई देता है हर समय? तबीयत ठीक है ना? मम्मा, आप जानती हो ना मैं नौकरानी का हाथ का खाना नहीं खा सकता, लेकिन जब से शादी हुई है मुझे बेमन से खाना खाना पड़ रहा है। क्या फायदा ऐसी शादी का कि अपनी पसंद का खाना तक खाने के लिए तरस जाओ? बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, उसकी उम्र कम है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तो काम में मदद कराया करना उसकी। मम्मी, मुझसे ये रसोई के काम नहीं होते। आपने भी तो कभी मुझे काम के लिए नहीं कहा। दोनों पति पत्नी के बीच की खींचतान चलते चलते 6 महीने बीत गए थे और फिर एक दिन पता चलता है मोहिनी मां बनने वाली है। कहते हैं आने वाला बच्चा पति पत्नी के बीच की सारी दूरियां खत्म कर देता है। शायद बच्चे के आने के बाद सब पहले की तरह हो जाए। मोहिनी और अभिमन्यु दोनों ही बच्चे के आने की खबर से काफी खुश थे। धीरे धीरे समय बीता और उनका बेटा वीर दुनिया में आ गया।
वीर के आने के बाद कुछ दिनों तक तो घर में जश्न का माहौल रहा, लेकिन धीरे धीरे मोहिनी और अभी की खटपट फिर से शुरू हो गई। बच्चे के आने के बाद तो अब मोहिनी पहले से कई गुना ज्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए अब उसने अभिमन्यु की बातों पर ज्यादा गौर करना छोड़ दिया था। 6 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर मोहिनी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। क्या जरूरत है यार बेबी को छोड़कर ऑफिस जाने की? अब तुम घर पर रहो, मैं कमाऊंगा। घर तो तब भी चली जाएगा ना। बात घर चलाने की नहीं है, मैं कमाती हूँ तब तो तुम मुझसे मेरे छोटे से छोटे खर्च का हिसाब मांग लेते हो। मैं सब कुछ छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगी तब तो तुम मुझे पाई पाई के लिए मोहताज कर दोगे। और वैसे भी बच्चा तो आज नहीं कल बड़ा हो ही जाएगा, उसके लिए मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ना चाहती। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने तो तुमसे कहा नहीं कि बच्चा होने के बाद तुम नौकरी छोड़कर घर पर बैठकर उसकी देखभाल करो, तो फिर तुम मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए मेरी चीजों की कोई अहमियत ही नहीं है क्या? तुम छोटी सी बात को खींच कर रबड़ की तरह इतना बड़ा क्यों कर देती हो मोहिनी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए तुम्हें इतना आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत पड़े। सीधी सी बात है, बच्चों के लिए माँ की जरूरत होती है, बाप की नहीं। मेरा फर्ज पैसे कमा कर लाना है और तुम्हारा काम है बच्चे की देखभाल करना। अच्छा, और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है जनाब कि औरतें सारी जिंदगी घर में बैठकर सिर्फ बच्चा पालेगी और तुम मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए पैसे कमा कर लाओगे और फिर हम औरतों पर उन पैसों का रौब झाड़ोगे? मोहिनी और अभिमन्यु के बीच का झगड़ा कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा था। लड़ाई बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक पहुंच गई थी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था वो दोनों साथ बैठेंगे तो जरूर उनकी बहस हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, बच्चा भी 3 साल का हो गया था, लेकिन उन दोनों के बीच के संबंध सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिमन्यु, मैं अपनी मम्मी की यहाँ जा रही हूँ, अब वहीं रहूंगी। वैसे भी इस तरह साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अपनी मर्जी से जा रही हो, अपनी मर्जी से ही लौट कर आना। इंतजार मत करना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अरे बेटा, क्या कह रहा है तू? तुम दोनों अपने बीच के झगड़े को इतनी हवा क्यों दे रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। याद है कितनी धूमधाम से शादी की थी तुम दोनों ने? तब तो तुम दोनों को एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई नजर ही नहीं आता था, और अब बात बात पर ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करते हो जैसे पति पत्नी ना होकर दुश्मन हो तुम दोनों एक दूसरे के। बचपना था वो माँ, अब सच्चाई का एहसास हो गया है। हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। हम दोनों की 2 पल को भी एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। मैं पूरब हूं तो ये पश्चिम। जब मन अलग हो चुका है तो शरीर से भी साथ रहने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। जाने दो उसे। अभिमन्यु और मोहिनी मन ही मन बहुत पहले एक दूसरे से दूरी बना चुके थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे की कमी कुछ खास खल नहीं रही थी। लेकिन शांति और उसके पति, उन दोनों की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। जब से वीर का जन्म हुआ था, शांति और अभिमन्यु के पापा की जिंदगी तो वीर की चारों तरफ ही घूमने लगी थी। वीर की आवाज से उनकी सुबह होती और उसकी आवाज के साथ ही उनकी शाम। मम्मी, क्या बचपना है? दवाइयां लेने क्यों छोड़ दी आपने? आपको डिप्रेशन का मरीज बनना है क्या? क्या हाल बना रखा है आपने अपना? अरे 3-4 साल पहले जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब क्या हम जी नहीं रहे थे? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो आप? जी रहे थे बेटा, हम तो अपनी जिंदगी किसी तरह जी ही रहे थे, लेकिन वीर अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसके बिना मैं नहीं जी सकती। हर पल मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा नाचता रहता है। तू तो अपनी नौकरी में बिजी रहता है, सवेरे 9 बजे निकल जाता है, रात को कब लौटेगा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो वीर को देखकर ही जीने लगी थी, और तूने मेरा वो सहारा भी छीन लिया। दूसरी तरफ जब से मोहिनी अपने बेटे को लेकर मायके आई थी, वीर का व्यवहार हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता ही जा रहा था। मैडम, आप वीर को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। इसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। ये बाकी बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है, किसी के साथ बातचीत नहीं करता, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब कहीं किसी सीरियस प्रॉब्लम की तरफ तो नहीं इशारा कर रहा। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते ही डॉक्टर से मिलकर अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लो। जब से वीर अपनी दादी के यहाँ से आया था, हर पल वो बस अपने दादा दादी को याद करता। जब माँ मोहिनी उसे दादा दादी के पास ले जाने के लिए मना करती या गुस्से में डांट देती तो मुन्ना सहम कर बिल्कुल चुप हो जाता, और यही कारण था कि अब धीरे धीरे उसने सबसे बात करना भी छोड़ दिया था। टीचर की बात सुनने के बाद मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं, ये क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बच्चे को ऐसा भविष्य दूंगी।
मेरा बच्चा अपने दादा दादी को देखने के लिए तरस रहा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहिनी पति अभिमन्यु को फोन लगाती है और वीर की हालत के बारे में बताती है। वीर की हालत के बारे में सुनकर अभिमन्यु तड़प उठता है। जो हाल वीर का है ना, बिल्कुल वही हाल मम्मी पापा का भी है। खाना पीना छोड़ दिया है दोनों ने, ना वॉक पर जाते हैं ना अपने किसी दोस्त से मिलते हैं। पूरा पूरा दिन कमरा बंद करके बैठे रहते हैं। पूरा घर किसी मुर्दा घर की तरह नजर आने लगा है। ऐसा लगता है तुम क्या चली गई, इस घर की खुशियां ही चली गई। मम्मी पापा वीर के बिना नहीं जी पाएंगे। वीर भी मम्मी और पापा के बिना नहीं रह पाएगा अभिमन्यु। हम दोनों तो अपने आपस के झगड़े में ठीक तरह से वीर को प्यार करना ही भूल गए थे। मम्मी पापा ही तो थे जिन्होंने मुन्नी को संभाला, और हम दोनों ने अपने स्वार्थ में आकर वीर से उसके दादा दादी को भी छीन लिया। उस धन्य से बच्चे की आखिर गलती क्या है? मोहिनी, हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हम साथ में बैठकर हल कर सकते हैं। अगर अभी हमने कोई बड़ा स्टेप उठा लिया तो फिर सारी उम्र पछताने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। क्या अपने बच्चे और माँ बाप की खातिर हम अपने रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? मैंने सामान पैक कर लिया है, मुझे लेने आ जाओ अभिमन्यु। मेरे बच्चे को उसके दादा दादी की जरूरत है। मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे को नॉर्मल करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं सब करूंगी। मुझे माफ कर दो अभिमन्यु। शायद मेरी अकड़ ही हमारे रिश्ते के टूटने का कारण बनी। तुमसे ज्यादा गलतियां मैंने की है मोहिनी। जितने जोर शोर से दुल्हन बनाकर तुम्हें अपने घर ले गया था, तुम्हारे घर आने के बाद मैंने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। सिर्फ अपने बारे में सोचा मैंने, और अपने मेल ईगो के चक्कर में सब कुछ गवा बैठा। अभिमन्यु और मोहिनी ने अपने बच्चे के भविष्य की खातिर एक बार फिर से अपने रिश्ते को मौका देने की ठान ली थी। उनके रिश्ते की काली रात बीत चुकी थी और एक नई सुबह उन दोनों का इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु उसी दिन मोहिनी को वापस अपने घर ले आता है और उसका एक बार फिर से वैसे ही स्वागत करता है जैसे जब वो दुल्हन बनकर आई थी तब किया था, और वादा करता है कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे उनके रिश्ते में दरार पड़े।